अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवेपोरेशन। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम इसको देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि एवेपोरेशन वो अमल है, क्या एवेपोरेशन वो अमल है, हम इसको लिखते हैं इंग्लिश में एवेपोरेशन वो अमल है, हम लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ changing the process of changing liquid into गैस फेज। ये वो अमल है जिसके दौरान एक जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं जी। ये हमारे पास क्या है जी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस फेज। लिक्विड का गैस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, ये हमारे पास एवेपोरेशन कहलाता है। तो उसके सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस फेज। लिक्विड का गैस फेज में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है जी, एवेपोरेशन कहलाता है। तो ये क्या होता है, ये रिवर्स होता है किसके, कंडेंसेशन के। ये किस अमल के, ये वाला प्रोसेस किस अमल के रिवर्स है, वो है जी कंडेंसेशन के रिवर्स है, रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। तो जो एवेपोरेशन है वो कंडेंसेशन के रिवर्स होता है। कंडेंसेशन क्या है जी, हमारे पास कंडेंसेशन होता है जी गैस के मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा हो जाना, इकट्ठे होकर क्या बना देना, पानी बना देना, लिक्विड। मतलब गैस का, अगर गैस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है वो कंडेंसेशन है। अगर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो हमारे पास एवेपोरेशन है। उसके अलावा ये जो एवेपोरेशन है वो क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एवेपोरेशन हमारे पास क्या है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या, ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर हीट जज़ब होती है। ये हमारे पास क्या है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर क्या होती है जी, हीट जज़ब होती है। जिसके अंदर हीट जज़ब होती है मतलब इन्वायरमेंट की हीट कम होती है, इन्वायरमेंट में कूलिंग पैदा होती है। हमारे पास क्या है जी, हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने कहा कि ये क्या है जी, रिवर्स है किसके, कंडेंसेशन के, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये एक हमारे पास क्या है जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ऊपर हम देख चुके हैं कि ये लिक्विड कन्वर्ट होता है किसके अंदर, गैस के अंदर। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। हम लिक्विड की प्रॉपर्टी देखते हैं कि लिक्विड में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है जी, ये एवेपोरेशन के अमल से गुजर रहा है। तो हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ में पहले जो कहते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा ही किस में होते हैं जी, कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। हमेशा ही वो क्या, हरकत करती हुई हालत में होते हैं, वो हरकत करते रहते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी हरकत तेज होती है, कुछ मॉलिक्यूल की हरकत स्लो होती है। तो हम लिखेंगे सम मॉलिक्यूल्स मूव स्लोली, सम मॉलिक्यूल्स मूव्स स्लोली। कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऐसा हरकत करते हैं, और सम मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी हरकत फास्ट होती है। सम मॉलिक्यूल्स मूव मूव्स फास्टली या फास्ट। कुछ मॉलिक्यूल की हरकत स्लो होती है और कुछ मॉलिक्यूल की हरकत फास्ट होती है।
ऐसे मॉलिक्यूल जो स्लो हरकत करते हैं, जिनकी मोशन क्या होती है, स्लो होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो हम क्या लिखते हैं जी, मॉलिक्यूल्स which moves slowly have low kinetic energy। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपके पास क्या होती है, वेरी लो होती है। और उसके बरक्स वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे वो जो तेज हरकत करते थे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो हम लिखेंगे इधर मॉलिक्यूल्स, फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स हैव फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। और वो मॉलिक्यूल जो आपके स्लो मूविंग होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लेस होती है। फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल होते हैं वो जब सरफेस के ऊपर आते हैं, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब सरफेस के ऊपर आते हैं वो सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। वो सारी की सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हुए वो सरफेस से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स breaks the intermolecular forces and skip from the surface of liquid। जो हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं, सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। सारी की सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़कर वो सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई बीकर था, उसके अंदर हमारे पास लिक्विड है, उसमें जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर एग्जांपल वो सरफेस के ऊपर यहाँ आ गए हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, नीचे वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके यहाँ से स्किप आउट कर जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो इस तरह क्या होता है जी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सरफेस को लीव करते जाते हैं, पीछे लेस एनर्जी मॉलिक्यूल्स बचते जाते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा है इसको हम रिवाइज करते हैं कि ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं उसके पास ऐसा क्या होता है कि वो एवेपोरेशन का अमल करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, हमेशा ही क्या करते रहते हैं जी, हरकत करते रहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल की हरकत कम होती है, स्लो होती है, और कुछ मॉलिक्यूल की हरकत वेरी फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और वो मॉलिक्यूल जो स्लो हरकत करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी लो होती है, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो फास्ट हरकत करते हैं, जिनकी हरकत बड़ी तेज़ होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं, वो सारी की सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ते हैं और सरफेस से निकल जाते हैं। ये जो अमल है मॉलिक्यूल्स का सरफेस से निकल जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। ये हमारे पास क्या हो रही है, ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है जी, एवेपोरेशन कहलाता है। एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो क्वेश्चन क्या है कि एवेपोरेशन जो है
वो ठंडक पैदा करती है। एवेपोरेशन क्या पैदा करती है? ठंडक पैदा करती है। कैसे? या एवेपोरेशन ठंडक का बायस क्यों बनती है? इस तरह भी क्वेश्चन आता है। या हम क्वेश्चन इधर लिखते हैं जो हमारे पास जो पेपर में पूछा जाता है, एवेपोरेशन काजेस कूलिंग, एक्सप्लेन। एवेपोरेशन जो है ठंडक की वजह बनती है, काजेस कूलिंग। इसको हमने क्या करना है जी? इसको हमने एक्सप्लेन करना है। अब हम इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, वजह हम इसकी बता चुके हैं कि वो क्यों ठंडक का बायस बनती है। अब आप देखें इधर जो हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल थे वो क्या हो गए हैं? वो सरफेस को छोड़ गए हैं। पीछे क्या बच गए हैं? लो एनर्जी मॉलिक्यूल। अब लो एनर्जी मॉलिक्यूल, अब सिस्टम की एनर्जी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। इधर हम दोबारा इसको डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करते हैं जी। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास लिक्विड का कंटेनर है जी, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। वो जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसकी सरफेस को छोड़ जाएंगे, इसके लिक्विड को छोड़कर एवेपोरेट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बच जाएंगे? लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। और वो जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इस सरफेस के लिक्विड को छोड़ के चले गए। पीछे बच गए जी हमारे पास लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब बाकी जो मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं वो लो एनर्जी हैं, उनकी एनर्जी कम है। इस सिस्टम की एनर्जी अब कम है, सराउंडिंग की एनर्जी अब क्या है जी? ज़्यादा है। सराउंडिंग जो है हमारे पास हाई एनर्जी का है जी, जो हमारा माहौल है वो क्या है जी? हाई एनर्जी है। जो हमारा सिस्टम है वो लेस एनर्जी है, उसकी एनर्जी क्या है? क्या है जी? कम है। सिस्टम हमारे पास लेस एनर्जी है, सिस्टम की एनर्जी कम है, सराउंडिंग की एनर्जी ज़्यादा है। तो हीट क्या होगी? सराउंडिंग से सिस्टम की जानिब मूव करेगी। हीट क्या होगी? सराउंडिंग से सिस्टम की जानिब मूव करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है? हम कहते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है जी? कम हो जाता है। क्यों कम हो गया? क्योंकि सराउंडिंग से हीट अंदर की जानिब, सराउंडिंग से हीट जो है वो सिस्टम में जा रही है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसलिए हम कह देते हैं कि जो वेपोरेशन है वो क्या है? ठंडा का बायस बनती है। वेपोरेशन क्या है जी? ठंडा का बायस बनती है। इसकी हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपनी पाम ली है, हथेली ली है। पाम के ऊपर हम क्या लग देते हैं जी? एक कुछ ड्रॉप लगा देते हैं पेट्रोल के या अल्कोहल वगैरह के। हम पेट्रोल के, क्योंकि पेट्रोल हमें कॉमन मिल जाता है इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करना आसान होता है। पेट्रोल के हम क्या करते हैं जी? इधर कुछ ड्रॉप्स लगा देते हैं अपने हाथ पे, अपनी हथेली पे, अपने पाम पे या यहाँ पे हमने थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल क्या होता है? एवेपोरेट हो जाता है। एवेपोरेट जैसे ही होता है तो हमारी हथेली को क्या लगता है? ठंडक लगती है, हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। ये एक आम सी मिसाल है क्या है? एवेपोरेशन की। एवेपोरेशन काजेस कूलिंग। हम क्या लिखते हैं जी? एवेपोरेशन में हमने लिखना है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लीव द सरफेस, तो वो सरफेस को छोड़ देते हैं। पीछे क्या बच जाते हैं? हमारे पास लेस एनर्जी मॉलिक्यूल्स। वो अब लेस एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बचने से ये सिस्टम की एनर्जी हमारे पास, इस बीकर की एनर्जी हमारे पास कम हो गई है। हमारी जो सराउंडिंग है, हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। उसकी एनर्जी क्या है जी? ज़्यादा है। अब होगा क्या? अब हम जानते हैं कि जो एनर्जी वाले, ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं जी? कम एनर्जी वाले एरिया की तरफ हरकत करते हैं। तो सराउंडिंग के जो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो एनर्जी किधर है? इस सिस्टम को दे देंगे, जिससे सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाएगी। तो सराउंडिंग में क्या पैदा हो रही है? ठंडक पैदा हो रही है। तो हम कहेंगे देयरफॉर एवेपोरेशन जो है वो काजेज कूलिंग होती है। इसकी आम मिसाल हमने क्या देखी? हमने एक अपनी हथेली के ऊपर क्या लगा दिया? पेट्रोल के कुछ ड्रॉप्स गिरा दिए। पेट्रोल के ड्रॉप जैसे ही गिरेंगे फ़ौरन वो एवेपोरेट हो जाएंगे, तो हमारी हथेली को ठंडक महसूस होगी। तो ये नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी फैक्टर अफेक्टिंग द एवेपोरेशन। वो वाले फैक्टर्स जो एवेपोरेशन पर असंदाज होते हैं उनको हम बारी बारी पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम चलते हैं जी टेम्परेचर की तरफ। किसकी तरफ जी? टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर करता है जी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज। क्या कहते हैं? इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम टेम्परेचर के बारे में क्या लिख देंगे? टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे ही टेम्परेचर हमारे पास बढ़ता है तो क्या चीज़ बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। किसकी? मॉलिक्यूल्स की। और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है अब रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होता है। मोर काइनेटिक एनर्जी मोर रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा जी? उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे ही इवेपोरेशन का रेट क्या हो गया जी? बढ़ने लग गया। किससे? टेम्परेचर के इजाफे से इवेपोरेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। टेम्परेचर के इजाफे से इवेपोरेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि टेम्परेचर में जब इजाफा होता है तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो हमारे पास इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। तो हम लिख देते हैं टेम्परेचर जो है आपका वो क्या है जी? काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर क्या है जी? आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी? इवेपोरेशन के। क्या है जी? हम लिख देते हैं जो हमारे पास टेम्परेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी? इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा फैक्टर हम पढ़ते हैं जी। दूसरा फैक्टर है जी सरफेस एरिया। दूसरा फैक्टर क्या है जी हमारे पास? सरफेस एरिया। अब क्योंकि इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। हमारे पास इवेपोरेशन क्या है जी? एक सरफेस फिनोमिना है। इज अ सरफेस फिनोमिना। ये मतलब सरफेस से होता है। जब ये एक सरफेस फिनोमिना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जी एक कप है चाय का, तो इसके अंदर चाय है हमारे पास। अब हमने क्या ले लिए? एक पर्च ले लिए, ठीक है। उसके अंदर भी हमने क्या डाल दिए जी? चाय डाल दी। एक हमने प्याली में चाय ले ली है, एक हमने क्या ले लिया जी? कप में चाय ले लिया। हमने चाय ली है, ये हमारे पास प्याली है जी, प्याला है चाय का, और ये हमारे पास चाय का क्या है जी? कप है। तो चाय किस में ठंडी होगी? चाय हम जानते हैं प्याले में जल्दी ठंडी हो जाती है, कप में चाय लेट ठंडी होती है। उसकी वजह क्या है? कप का सरफेस एरिया कम है, लेस सरफेस एरिया। और चाय का जी प्याले का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, हाई सरफेस एरिया। तो जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। तो हम क्या लिखते हैं जी? सरफेस एरिया क्या है जी? इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया जो है हमारे पास वो इवेपोरेशन के या रेट ऑफ इवेपोरेशन के क्या है जी? डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया कम करेंगे इवेपोरेशन कम हो जाएगी। तो अब इसका नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ते हैं जी। वो हमारे पास क्या है जी? वो हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। इसका जी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी वो मॉलिक्यूल को सरफेस से निकलने ही नहीं देंगी। जब वो मॉलिक्यूल को सरफेस से निकलने नहीं देंगी तो मॉलिक्यूल सरफेस से निकल कर इवेपोरेट होंगे ही नहीं। जब वो इवेपोरेट होंगे ही नहीं तो इवेपोरेशन क्या? सीज हो जाएगी, रुक जाएगी, बंद हो जाएगी।
या कम हो जाएगी। तो जिस तरह हमारे पास मालिक्यूल्स के दरमियान में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं तो उनके एवेपोरेशन कम हो जाती है। जैसे जैसे मालिक्यूल्स के दरमियान में हमारी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं, एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं जी, अगर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस आपकी लेस हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं जी, कम है, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस लेस हैं, तो एवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो इसके उल्टा हम बात करते हैं, जब आपकी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हाई होती हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हाई होती हैं, तब क्या होता है जी, एवेपोरेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी एवेपोरेशन की। एवेपोरेशन और इंटर मालिक्यूलर फोर्स के जो आपस में रिलेशन है वो क्या है जी, वो इन्वर्सली रिलेटेड है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या था, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद हमने कहा था कि ये रिवर्स है कंडेंसेशन का, फिर हमने कहा था जी ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, फिर एक एग्जांपल ले ली लिक्विड के मालिक्यूल्स की हरकत के साथ, के लिक्विड के मालिक्यूल होते हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं जी हमारे पास। किसी की मोशन कम होती है, किसी की मोशन ज़्यादा होती है। ज़्यादा मोशन वाली की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, कम मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल हैं वो सरफेस को छोड़कर वेपोरेट हो जाते हैं जी। फिर हमने पढ़ा कि जो वेपोरेशन है वो ठंडक का बेस बनती है। फिर उसके बाद हम आ गए कि फैक्टर ऑफ एक्टिंग्स क्या थे, ये 3 फैक्टर्स थे। तो ये हमारे क्या है, ये कुल खुलासा था, कुल समरी थी हमारे एवेपोरेशन की। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना।